जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वो किस प्रकार के गवर्नमेंट फॉर्म को अपनाएं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया को देखते हुए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया। तो आइए आज हम जानते हैं कि आखिर इसके क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। तो आइए सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में ही सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अप्लाई किया गया था, वहीं पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसका अगला फीचर है, इसमें दो तरह के हेड होते हैं, एक रियल और एक नॉमिनल। रियल प्राइम मिनिस्टर होते हैं और नॉमिनल प्रेसिडेंट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव दोनों के हेड होते हैं, और प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव प्लस जुडिशियरी के हेड होते हैं। इट मीन्स एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव प्लस जुडिशियरी, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड स्टेट, लाइक दिस। इसमें प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का हेड है, और प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव प्लस जुडिशरी के हेड है। इसका अगला फीचर ये है कि इसमें जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये जो एग्जीक्यूटिव है ये लेजिस्लेटिव से ही लिया जाता है, मतलब ये लेजिस्लेटिव का ही पार्ट है। ये इसका बहुत मेजर एडवांटेज है, जो हम आगे जानेंगे इसका क्या एडवांटेज है। इसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव का ही पार्ट होते हैं। अगला, इसमें हेड ऑफ स्टेट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम के एडवाइस पे ये वर्क करते हैं। वो इस एडवाइस को मानने के लिए बाउंड है। ये आर्टिकल 74 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि इंडिया का प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे ही वर्क करेंगे। आइए अब हम इसके एडवांटेजेस के बारे में जानते हैं। इसका सबसे पहला एडवांटेज है कि जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए। वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? पार्लियामेंट के लिए। जनरली पार्लियामेंट का मतलब यहाँ पे ये है लोकसभा। जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मिनिस्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोकसभा के लिए बढ़ जाती है। वो कोई भी एक्शन करने से पहले उनको ये डर रहता है कि अगर मैं कोई गलत एक्शन लूँगा तो पार्लियामेंट मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पीएम मुझे डिस्प्लेस कर सकती है। इससे क्या होता है कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक दूसरे के साथ सहयोग करने की जो इच्छा होती है वो बढ़ जाती है। इंडियन गवर्नमेंट में तीन पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को एग्जीक्यूट करती है, और जुडिशरी उस लॉ को चेक करती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के लाइन में है या नहीं है। तो ये जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, लॉ बनने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है वो पॉलिटिकल है। इंडिया में दो तरह के एग्जीक्यूटिव है, एक पॉलिटिकल और एक ब्यूरोक्रेटिक। जो पॉलिटिकल होते हैं वो मिनिस्टर होते हैं। कोई भी लॉ जो इम्प्लीमेंट के लिए पास होते हैं, सर्कुलेट होते हैं, वो मिनिस्ट्री द्वारा सर्कुलेट होते हैं। और किसी डिफरेंट मिनिस्ट्री के हेड कौन होते हैं? वो एक मिनिस्टर होता है। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के हेड अभी कौन है? वो निर्मला सीतारमन है, और निर्मला सीतारमन कैबिनेट का पार्ट है, काउंसिल का पार्ट है, जिसे हम लोग एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। ये लॉ इम्प्लीमेंट कराना, उसको लॉ को पास कराना, ये लॉ को सर्कुलेट करना, ये इनका काम है। और इसको एग्जीक्यूट कराना, इसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट कराना, ये ब्यूरोक्रेट्स का काम है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक्स एग्जीक्यूटिव। तो चूंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होती है, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में एक हार्मनी होती है, एक स्मूथनेस होती है। कोई भी यहाँ पे डिसएग्रीमेंट नहीं होती, काफ़ी कम डिसएग्रीमेंट होती है। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, गवर्नमेंट तब स्मूथ फंक्शनिंग करेगी जब उसके द्वारा बनाए गए लॉ सही से इम्प्लीमेंट हो सके, सही से एग्जीक्यूट हो सके। और ये एग्जीक्यूट का काम एग्जीक्यूटिव करती है। तो इन दोनों के बीच में एक हार्मनी होती है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में एक हार्मनी होने के कारण स्मूथ गवर्नमेंट। इसका जो अगला सबसे मेजर एडवांटेज है वो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। चूंकि यहाँ पे मिनिस्टर का मतलब है जो लॉ इम्प्लीमेंट कराते हैं
और लॉ मेकिंग प्रोसेस में इनका मेन रोल होता है। मिनिस्टर और एमपी, ओके, ये दो टर्म है। ऑल मिनिस्टर जनरली एमपी होते हैं, लेकिन ऑल एमपी जनरली मिनिस्टर नहीं होते हैं। ये सबसे मेजर पॉइंट है यहाँ पे। तो एमपी जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? पार्लियामेंट में, मेजर टर्म में पार्लियामेंट। तो जितने भी मिनिस्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? पार्लियामेंट, जनरली लोकसभा। अगर ये कोई भी गलत लॉ बनाते हैं, अगर ये कोई भी गलत लॉ बनाते हैं या गलत तरीके से लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये पार्लियामेंट, ये जो पार्लियामेंट है, जो कि इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, ये एमपी जो होते हैं, ये इन मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक क्वेश्चन आवर में, नो कॉन्फिडेंस मोशन से इनसे सवाल पूछ सकती है, इनको हटा सकती है। तो इससे क्या होता है, इनके अंदर एक डर बना रहता है कि अगर मैं कोई भी गलत लॉ को इम्प्लीमेंट करूंगा या मैं कोई भी गलत लॉ बनाऊंगा तो मुझे हटाया जा सकता है, मुझे गिराया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए। और जो कि पार्लियामेंट जनरली लोकसभा है, जो कि जनरली लोकसभा है, वो पीपल का हाउस है, वो लोअर हाउस है, वो पीपल हाउस। तो अगर ये पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एज वेल एज ये पीपल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। इंडिया में मल्टी एथनिक ग्रुप हैं, इंडिया में मल्टी एथनिक ग्रुप है, लाइक हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अमीर, गरीब। तो ये ज़्यादा जरूरी है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन सभी का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। लॉ मेकिंग में और लॉ इम्प्लीमेंटेशन में इन सभी का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। तो चूंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का ही पार्ट है, और लेजिस्लेटिव में क्या होते हैं? पार्लियामेंट, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जिसमें कि राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा इनडायरेक्टली चुन के आती है और लोकसभा डायरेक्टली चुन के आती है। तो ये जो लोकसभा है जो डायरेक्टली चुन के आती है, इसमें डिफरेंट सेक्शन के मेंबर होते हैं, जैसे कि हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं। ये डिफरेंट सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब लॉ बन रहा होता है तो ये अपने ओपिनियन को रखते हैं कि इस लॉ से उनके सेक्शन को या उनके जो रिलीजन है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो वो अपने पीपल के लिए एक आवाज बन के आते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो वेरियस सेक्शन है सोसाइटी का, उसका एक रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो तरह के हेड होते हैं, एक रियल और एक नॉमिनल। जो रियल होते हैं वो डायरेक्टली पीपल से चुन के आते हैं, और जो नॉमिनल होते हैं वो इनडायरेक्टली पीपल द्वारा चुने जाते हैं। तो अब इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों इन दोनों को लिया गया, तो इस मैटर को हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। ये पार्लियामेंट है, ये लोकसभा है, जिसमें ये रूलिंग पार्टी है, ये अपोजिशन पार्टी है। जब रूलिंग पार्टी मेजोरिटी को लॉस्ट कर देती है, जो इसकी मेजोरिटी है 273 इसकी मेजोरिटी, जब ये इसको लॉस्ट कर देती है, लाइक कि कुछ एमपीज ने अपना दल बदल लिया या फिर कुछ एमपीज छोड़ के चले गए, तो मान लिया कि यहाँ पे 200 एमपी हो गए। अब ये 73 एमपी अकेले हैं, और यहाँ पे जो रेस्ट एमपीज बचे अपोजिशन में वो है। तो अब यहाँ पे जो यहाँ पे 272 एमपी है, ये 73 एमपी को कोलिशन करके ये एक अलग गवर्नमेंट बना सकती है। तो जब ये रूलिंग पार्टी अपनी मेजोरिटी को लॉस करती है, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होती है पार्लियामेंट, लोकसभा में एक वैकेंसी क्रिएट होती है जहाँ पे कि कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट नहीं होती है। तब ये जो नॉमिनल हेड है, लाइक प्रेसिडेंट, वो अपने डिस्क्रिमिनेशनरी पावर का यूज करके अदर पार्टी को इनवाइट करती है कि आइए आप जो है गवर्नमेंट का फॉर्म कीजिए और सरकार चलाइए, लॉ को बनाइए और देश को चलाइए। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास हमेशा एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट होती है। अगर रूलिंग पार्टी लॉस हो गई या प्राइम मिनिस्टर का डिक्रीज हो गया, तो प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिमिनेटरी पावर का यूज करके अपोजिशन को इनवाइट करती है या अदर मेंबर को इनवाइट करती है, आइए आप सरकार बनाइए। जैसे कि
अटल बिहारी वाजपेयी के केस में, अटल बिहारी वाजपेयी के केस में वो एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। तब प्रेसिडेंट ने अपोजिशन पार्टी जो कि कोalition पार्टी थी, जो कि कोalition गवर्नमेंट थी, उसको इनवाइट किया था कि आइए आप सरकार बनाइए और आप देश चलाइए। ये बात अलग है कि वो ज़्यादा तक चल नहीं सकी। तो इससे क्या होता है कि मिड टर्म जो इलेक्शन होते हैं उससे देश बच जाता है। आइए अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं। इसका जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मल्टी पार्टी सिस्टम होती है, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस। तो जब भी बीजेपी रूलिंग पार्टी होती है तो कांग्रेस हमेशा अपने एक्शन से इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करती है, लाइक वेरियस टूल लाइक नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्वेश्चन आवर। जैसा कि अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट गिरने के डर के कारण जो गवर्नमेंट होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, वो कोई भी बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकती है नेशन के इंटरेस्ट में। जैसे कांग्रेस जब भी रूलिंग में रही तो वो हमेशा कभी भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में नहीं, बहुत बार आई, लेकिन वो डिफरेंट सेक्शन को हमेशा अपीज करने के लिए उन्होंने बहुत सारे लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया। बहुत सारे लॉ जो कि जरूरी थे नेशन के इंटरेस्ट में, वो उन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर मैं इस लॉ को बनाता हूँ या इस लॉ को इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मेरी सरकार गिर जाएगी। जैसे कि अभी बीजेपी ने आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 35A को रिपील कर दिया है। तो ये नेशन का इंटरेस्ट में है। लेकिन अगर ये इस वीक गवर्नमेंट होती, जिसके पास मेजोरिटी नहीं होती, तो ये ऐसा नहीं कर सकते थे। इससे क्या होता है कि जब वो गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है तो वो कोई भी बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकती है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। जैसे मल्टी पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस और रीजनल। जब बीजेपी रूलिंग कर जब जब बीजेपी रूल में आती है तो वो कुछ लॉ को लेके आती है, वो कुछ पॉलिसी बनाती है जिसका कांग्रेस अपोज करती है। जब कांग्रेस आती है पावर में तो वो क्या करती है, इस पॉलिसी को जो कि नेशन के इंटरेस्ट में थी उसको हटा देती है। जैसे अभी बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया। हो सकता है कि कांग्रेस आने के बाद वो इसको फिर से रिव्यू करे, इस रिपीलेशन को वो फिर से रिव्यू करे और इसको फिर से रिस्टोर कर दे। वैसे आर्टिकल 370 हटना ये नेशन के इंटरेस्ट में था, लेकिन जब कांग्रेस, अगर हो सकता है कांग्रेस आए और वो उसको फिर से रिव्यू करे तो क्या होगा, ये आर्टिकल 370 फिर से रिस्टोर हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, जो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है या जो लॉ है, वो कभी भी कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। 1997 में मोरारजी देसाई जब आए थे सत्ता में तो उन्होंने काफ़ी सारे पॉलिसीज बनाई थी, लेकिन जब कांग्रेस फिर से आई तो उन्होंने इस पॉलिसी को हटा दिया। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि कोई भी पॉलिसी लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू नहीं रह पाती। जैसे अभी मनरेगा, मनरेगा कांग्रेस की लाई हुई पॉलिसी है जो कि नेशन के इंटरेस्ट में है। अभी कोविड के टाइम पे काफ़ी सारे लोगों को रोजगार दे रही है ये, लेकिन बीजेपी ने इसका बजट कट कर दिया क्योंकि वो चाहती नहीं कि ये पॉलिसी कंटिन्यू हो। तो ये क्या है, ये इसको बोलते हैं पॉलिसी पैरालिसिस। जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो डिफरेंट आइडियोलॉजी से बनी होती है। पार्टी में बीजेपी की एक अलग आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की एक अलग आइडियोलॉजी है। जब बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करके एक पॉलिसी लाती है या एक लॉ बनाती है और कांग्रेस जो एक अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, तो जब वो रूलिंग पार्टी में आती है तो वो इस पॉलिसी को हटा देती है। ये इसको हमेशा हटाने का प्रयास करती है जिससे कि वो रूल कर सके और वो सत्ता में आ सके। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट में एक अनस्टेबिलिटी बनी होती है। ये गवर्नमेंट जो भी होती है लॉ लाने से पहले पहले ये 10 बार सोचती है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अपोजिशन इस पर कैसे रिएक्ट करेगा, और अगर अपोजिशन स्ट्रांग हुआ तो उसकी सरकार गिर भी सकती है। तो इससे क्या होता है कि एक अनस्टेबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। वाजपेयी जी के समय में यही हुआ था कि उस टाइम पे अपोजिशन काफ़ी स्ट्रांग था जिसने कि रूलिंग पार्टी को ही डिस्प्लेस कर दिया था। इंडिया में लॉ मेकिंग के लिए लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट इम्पोर्टेंट होते हैं। लोकसभा में पास होने के बाद ये राज्यसभा के पास जाती है, राज्यसभा में पास होने के बाद ये फिर प्रेसिडेंट के पास जाती है। अगर लोकसभा प्लस राज्यसभा में कोई पार्टी मेजोरिटी में हो, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में हो,
तो वहाँ से क्या होगा कि कोई भी लॉ जो यहाँ पे पास हो गया फिर वो यहाँ भी पास हो जाएगा। तो इस तो जो गवर्नमेंट है उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई अपोजिशन नहीं होगा। जब वीक अपोजिशन होती है और एब्सोल्यूट गवर्नमेंट होती है तो देश में डिक्टेटरशिप का खतरा बना रहता है कि जब गवर्नमेंट होती है वो डिक्टेटर हो जाती है। जैसे कि इंदिरा गांधी के समय में उस टाइम पे कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजोरिटी में थी, उन्होंने नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया जो कि नेशन के अगेंस्ट में थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, जब डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, तो इसमें हमेशा कहा जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना काफ़ी ज़रूरी होता है जो कि रूलिंग गवर्नमेंट को हमेशा कंट्रोल में रख सके और उसके गलत एक्शन को, उसके रॉन्ग एक्शन को अंडू करने के लिए वो पब्लिक के पास उनका नेगेटिव ओपिनियन या फिर उनको इम्पीच कर सके या फिर उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटा सके। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ब्रिटेन से लिया गया है ताकि ब्रिटेन के कंपैरिजन में इंडिया का पार्लियामेंट्री फॉर्म कितना अलग है। आइए आज हम उसका कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडिया में जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, मान लेते हैं कि अभी पार्लियामेंट एक लॉ बनाती है जिसमें वो आर्टिकल 21 को रिपील कर देती है और कहती है कि राइट टू लाइफ अब फंडामेंटल राइट नहीं है और अब आप इसके लिए कहीं जा नहीं सकते हैं। तो इंडिया में लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। मेनका गांधी केस के बाद प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो एक प्रोसेस था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको उसके बाद एक डॉक्ट्राइन को और लेके आया गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जुडिशरी चेक करती है कि पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया लॉ वो नेचुरल जस्टिस को सेटिस्फाई करती है, या नहीं करती है, या वो फंडामेंटल राइट का वायोलेशन तो नहीं करती, या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। और अगर इंडिया की पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो, तो जुडिशरी इसको टर्न डाउन कर सकती है, इसको नल एंड वॉइड कर सकती है। वहीं ब्रिटेन पार्लियामेंट है वो सॉवरेन है। इसका मतलब क्या है? जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सॉवरेन, जो पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है, मान लिया कि यहाँ की पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी इसको टर्न डाउन नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये कि वहाँ पे जो जुडिशरी है वो पार्लियामेंट्री एक्शन को रिव्यू नहीं कर सकती है, वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन को ही रिव्यू कर सकती है, पार्लियामेंट्री एक्शन को रिव्यू नहीं कर सकती है, लेजिस्लेटिव एक्शन को रिव्यू नहीं कर सकती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ब्रिटेन में जितने भी लॉ बनते हैं क्या वो हमेशा अच्छे ही बनते हैं? और अगर अच्छे नहीं बनते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लाइन में नहीं होते हैं, फंडामेंटल राइट के लाइन में नहीं होते, तो क्या जुडिशरी के पास कोई पावर नहीं है कि उसको टर्न डाउन कर सके? एक्चुअली जो ब्रिटेन की हिस्ट्री है उसमें एक जो पब्लिक ओपिनियन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ के पब्लिक का मानना है कि जो पार्लियामेंट है वो उनके लिए गलत लॉ बना ही नहीं सकती, और अगर गलत लॉ बना के वो लेके आती है तो वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन है उसके कारण लेजिस्लेटिव को ये लॉ वापस लेना होगा, रिपील करना होगा। लेकिन जुडिशरी के पास ये पावर नहीं है कि वो उसके एक्शन को रिव्यू कर सके। इंडिया के जो नॉमिनल हेड है जो कि प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है। जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्ट कर होते हैं। इसीलिए इंडिया जो है रिपब्लिकन है, क्योंकि यहाँ पे जो हेड है वो इलेक्टेड है, वो पीपल द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए हैं। हाँ, जो इंडिया में जो हेड है वो इलेक्टेड है, इसलिए इंडिया एक रिपब्लिकन है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ पे हेरिडेटरी है, प्रेसिडेंट होते हैं वो
हेरिडेटरी होते हैं, उनका एक वंश चला आ रहा है जो कि उसी से कोई हेड ऑफ स्टेट होगा और जितने भी काम होंगे वो ये करेंगे इनके बिहाफ पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ पे। ये है कि इंडिया में 2 हाउस है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। लोकसभा पीपल द्वारा होती है डायरेक्टली, राज्यसभा इनडायरेक्टली, जिसे स्टेट चुनती है, उसके मेंबर स्टेट से होते हैं। तो इसमें जो पीएम होते हैं वो या तो लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं या राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं। अगर वो लोकसभा के मेंबर होते हैं तो वो पीपल द्वारा चुने जाते हैं डायरेक्टली, और अगर वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं तो वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। पीएम है जो कि रियल है, वो पीपल द्वारा नहीं चुन के आए। जैसे इंदिरा गांधी के केस में जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो वो राज्यसभा से मेंबर थी। मनमोहन सिंह जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो वो राज्यसभा से मेंबर थे। तो इसका मतलब ये है कि वो पीपल उनको नहीं चुना है, लेकिन फिर भी वो मतलब जो रियल हेड है उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, जो वहाँ पे पीएम है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस से ही हो सकते हैं, वो अपर हाउस से नहीं होंगे कभी भी। वो हमेशा पीपल द्वारा ही चुन के आएंगे और वो जो जिन्हें पीपल चुनेगी उन्हीं में से कोई एक वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। इंडिया के जो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर होते हैं वो किसी भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ट्रीटी की गई है किसी नेशन के साथ, अगर वो इन फ्यूचर में कभी कोई गलत इम्पैक्ट पड़ता है तो उसके लिए ये जो एमपीज हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि वो जो ट्रीटी है और जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं, जो कि नॉमिनल हेड है। यहाँ पे एमपी या फिर मिनिस्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। लेकिन ब्रिटेन में जब भी कोई ट्रीटी और कोई लॉ बनते हैं तो वहाँ पर प्रेसिडेंट के साथ साथ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो भी एक साथ साइन करते हैं। इससे क्या होता है कि वो उनके ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई ट्रीटी, कोई लॉ सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो उसके लिए इन मेंबर को भी क्वेश्चन किया जाएगा। तो उनके पास एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि इंडिया में नहीं। इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो मिनिस्टर हैं वो चाहे तो पार्लियामेंट के मेंबर बने बिना भी मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन उन्हें 6 महीने के अंदर लोकसभा या फिर राज्यसभा से एक मेंबरशिप लेनी होगी। ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाहे तो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मिनिस्टर अपॉइंट करें, लेकिन ब्रिटेन में वही व्यक्ति मिनिस्टर बन सकता है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, जो कि पीपल द्वारा चुन के आया गया हो।